अप्रैल 1905 की एक जुमा की दोपहर इस्तांबुल की यिल्दिज मस्जिद के बाहर हजारों लोग अपने सुल्तान का इंतजार कर रहे थे। हर जुमा की तरह आज भी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी नमाज के बाद अपनी बग्घी में सवार होकर महल वापस जाने वाले थे, लेकिन उस दिन कुछ मुख्तलिफ हुआ। सुल्तान मस्जिद के अंदर किसी बुजुर्ग आलम से बातों में लग गए। चंद मिनट की देर हो गई, बग्घी अपने मामूल के वक्त पर रवाना हो गई, लेकिन सुल्तान उसमें नहीं थे। और फिर एक जोरदार धमाका, बग्घी के करीब रखा बम फट गया। 26 लोग मौके पर शहीद हो गए, 58 जख्मी हुए। घोड़े, गार्ड्स, राहगीर सब तबाह। लेकिन सुल्तान जिंदा थे, क्योंकि उस दिन वो चंद मिनट लेट हो गए थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, या शायद यही इत्तेफाक था जिसे तारीख ने तकदीर का नाम दिया। बात शुरू होती है 21 सितंबर 1842 से। इस्तांबुल के तोप कापी महल में एक बच्चा पैदा हुआ, सुल्तान अब्दुल मजीद का बेटा। नाम रखा गया अब्दुल हमीद। लेकिन यह बच्चा तख्त का पहला वारिस नहीं था। उस्मानी रिवायत के मुताबिक बड़ा भाई पहले तख्त पर बैठता था, तो अब्दुल हमीद बचपन से जानता था कि वो शायद कभी सुल्तान ना बने। लेकिन तकदीर ने कुछ और सोचा हुआ था। जब अब्दुल हमीद की उम्र सिर्फ 10 साल थी, उनकी मां फतमा पेरस्तू खातून इंतकाल कर गईं। एक दूसरी खातून ने उनकी परवरिश की। बचपन से तन्हाई उनका साथी रही। इसी तन्हाई ने उन्हें किताबों का दोस्त बना दिया। वो पढ़ते थे तारीख, फलसफा, सियासत। उन्होंने फ्रांसीसी जबान सीखी, बढ़ई का काम सीखा। लकड़ी की चीजें बनाना उनका पसंदीदा मशगला बन गया। कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से कई खूबसूरत फर्नीचर बनाए जो आज भी महफूज हैं। ये हाथ जो लकड़ी तराशते थे, एक दिन पूरी सल्तनते उस्मानिया को संभालने वाले थे। 1886 का साल। उस्मानी सल्तनत का हाल इंतहाई खस्ता था। खजाना खाली, कर्जे आसमान तक। यूरोपीय ताकतें गिद्ध की तरह मंडला रही थीं। बल्कान में बगावतें, रूस सरहदों पर दबाव डाल रहा था, और सल्तनत के अंदर ही नई उस्मानी तहरीक आईन का मुतालबा कर रही थी। ऐसे हालात में अब्दुल हमीद 34वें उस्मानी सुल्तान बने। उम्र सिर्फ 34 साल। उन्होंने आते ही एक काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने आईन कबूल कर लिया। पार्लियामेंट कायम हुई। यूरोपीय अखबारात ने लिखा, उस्मानी सल्तनत जदीद हो रही है। लेकिन फिर रूस ने हमला कर दिया। 1877-78 की रूस उस्मानी जंग। उस्मानी फौज बुरी तरह हारी। लाखों मुसलमान मारे गए, हिजरत पर मजबूर हुए। ये अलमिया इतना बड़ा था कि अब्दुल हमीद ने पार्लियामेंट मुअत्तल कर दी। वो जानते थे कि एक कमजोर सल्तनत को अभी मजबूत हाथ चाहिए, बहस नहीं। और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसे तारीख हमीदी दौर कहती है। अब्दुल हमीद एक बात जानते थे, दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं होता। उन्होंने एक ऐसा जासूसी निजाम बनाया जिसकी मिसाल उस वक्त की दुनिया में शायद ही कहीं मिलती हो। हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर दरबार में उनके आदमी थे। कहा जाता है कि वो खुद रात को यिल्दिज महल में बैठकर रिपोर्टें पढ़ते थे। सैकड़ों रिपोर्टें। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन साजिश कर रहा है, उन्हें हर चीज का इल्म था। यही वजह थी कि वो यिल्दिज महल से बाहर बहुत कम निकलते थे, सिर्फ जुमे की नमाज के लिए। और उस जुमे की भी उन्होंने बहुत कड़ी सिक्योरिटी रखी हुई थी। यूरोपीय अखबारात ने उन्हें सुर्ख सुल्तान कहा, जालिम कहा, लेकिन जो लोग उनके करीब थे वो जानते थे कि ये एक इंसान है जो हर रात सोता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि बाहर कितने लोग इस सल्तनत को तोड़ना चाहते हैं। 1900 की बात है। सुल्तान अब्दुल हमीद ने एक ऐलान किया जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला दिया। हम हिजाज रेलवे बनाएंगे, इस्तांबुल से मदीना मुनव्वरा तक। ये सिर्फ रेलवे नहीं थी, ये एक पैगाम था कि मुसलमान एक हैं, उनका राब्ता कटने नहीं दिया जाएगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने चंदा दिया, हिंदुस्तान से, ईरान से, मिस्र से, मराकश से। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये ईमान था जो एक खलीफा के लिए भेजा जा रहा था। 1908 में रेलवे मदीना तक पहुंच गई। जो सफर पहले 40 दिन का होता था, वो अब सिर्फ 3 दिन में होता था। हुज्जाज कराम के लिए ये एक इनकलाब था। लेकिन ये सिर्फ एक काम नहीं था जो अब्दुल हमीद ने किया। उन्होंने सल्तनत में 18,000 से ज्यादा स्कूल बनवाए। अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, टेलीग्राफ लाइनें, सब कुछ उन्होंने अपने दौर में किया। जब वो तख्त पर बैठे तो उस्मानी सल्तनत में ख्वानदगी की शरह इंतहाई कम थी।
उन्होंने तालीम को अपनी तरजीह बनाया। ये वो बादशाह था जिसे यूरोप जालिम कहता था। अब आते हैं उस वाक़े पर जो अब्दुल हमीद को अमर कर गया। 1896 में थियोडोर हर्जल ने एक किताब लिखी, यहूदी रियासत। उसका ख्वाब था कि फलस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बनाया जाए, लेकिन फलस्तीन तो उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था। तो हर्जल सीधा सुल्तान के पास पहुंचा। पहले कोशिश की 1896 में, फिर 1901 में। उसने बड़े बड़े वादे किए, हम उस्मानी सल्तनत के तमाम कर्जे अदा कर देंगे, हम आपको करोड़ों पाउंड देंगे, बदले में सिर्फ फलस्तीन में यहूदियों को बसने की इजाजत दें। अब्दुल हमीद ने सुना, फिर जवाब दिया, और ये जवाब तारीख का वो जुमला है जो आज भी गूंजता है, मैं एक बालिश्त भी जमीन नहीं दे सकता। ये जमीन मेरी नहीं, ये मेरी उम्मत की है। मेरी उम्मत ने इस जमीन के लिए खून दिया है। जब तक ये सल्तनत कायम है, फलस्तीन नहीं दिया जाएगा। हर्जल नाकाम वापस गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, सुल्तान ने साफ इनकार कर दिया। वो लोग जो अब्दुल हमीद को गिराना चाहते थे, उन्हें अब एक और वजह मिल गई थी। अब्दुल हमीद ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस यल्दज महल में गुजारे। ये महल उनके लिए घर भी था और किला भी। वो हर रात देर तक जागते, खुद रिपोर्टें पढ़ते, खुद फैसले करते। कहा जाता है कि उन्हें नींद कम आती थी। जब वो आराम करना चाहते तो बढ़ई के काम में लग जाते, लकड़ी पर छीनी चलाते, कुर्सियां बनाते, अलमारियां तराशते। ये वो बादशाह था जो अपने हाथों से काम करता था। लेकिन महल के बाहर तूफान उठ रहा था। येनी उस्मानी, नौजवान उस्मानी, जिन्हें बाद में यंग टर्क्स कहा गया, उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। ये वो लोग थे जो मगरिबी तालीम पा चुके थे, जो समझते थे कि अब्दुल हमीद का तर्ज हुकूमत पुराना है, कि सल्तनत को जमहूरियत चाहिए। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी डोरियां कहीं और से हिलती थी। जुलाई 1908, सलोनिका, आज का यूनान, से खबर आई, फौज ने बगावत कर दी है। इत्तेहादो तरक्की कमेटी ने उस्मानी आइन बहाल करने का मुतालबा किया है। अब्दुल हमीद ने वो किया जो शायद किसी ने सोचा ना था। उन्होंने तस्लीम कर लिया। आइन बहाल हो गया, पार्लियामेंट दोबारा कायम हुई। यूरोप ने खुशी मनाई, उस्मानी सल्तनत आखिर आजाद हो गई। लेकिन ये आजादी नहीं थी, ये बादशाह की ताकत छीनने की शुरुआत थी। अप्रैल 1909, एक वफद आया पार्लियामेंट का। उन्होंने सुल्तान को कहा, आपको तख्त छोड़ना होगा। अब्दुल हमीद ने उन्हें देखा। 33 साल से वो इस तख्त पर बैठे थे। 33 साल की लड़ाई, 33 साल की थकावट, 33 साल की कुर्बानी। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या मेरे किसी फैसले में शरीयत की खिलाफ वर्जी साबित हुई? जवाब नहीं मिला। उन्हें जबरदस्ती तख्त से हटा दिया गया, एक ट्रेन में बिठाया गया और सलोनिका के एक घर में नजरबंद कर दिया गया। वो बादशाह जिसने 33 साल एक आलमी सल्तनत चलाई, अब एक छोटे से घर का कैदी था। सलोनिका में अब्दुल हमीद ने वही किया जो उन्होंने हमेशा किया था, लकड़ी का काम। उनके पास अब कोई सल्तनत नहीं थी, कोई फौज नहीं थी, कोई जासूसी निजाम नहीं था। बस 4 दीवारी थी, कुछ किताबें थीं और बढ़ई का सामान। 1912 में बल्कान जंग छिड़ गई और सलोनिका यूनान के कब्जे में आने वाला था। तब उन्हें वापस इस्तांबुल लाया गया, लेकिन बादशाह बनाकर नहीं, बल्कि कैदी बनाकर, बयाजीद महल में। उनकी हालत देखने वाले बताते हैं कि वो बिल्कुल खामोश रहते थे, कम बोलते थे, ज्यादा सोचते थे। एक बार उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने यंग टर्क्स का यकीन किया। 10 फरवरी 1918, इस्तांबुल के बयाजीद महल में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने आखिरी सांस ली। उम्र 75 साल। वो ना देख सके कि उनके जाने के बाद क्या हुआ, कि वो यंग टर्क्स जिन्होंने उन्हें हटाया, उन्होंने पहली जंग अजीम में उस्मानी सल्तनत को तबाह कर दिया, कि 1924 में खिलाफत खत्म हो गई, कि फलस्तीन अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और फिर वही हुआ जो अब्दुल हमीद ने रोका था। वो जो वादे हर्जल ने किए थे वो पूरे हुए। लेकिन अब्दुल हमीद की मौत के बाद
जब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा था। आज जब आप तुर्की जाएं और किसी आम शख्स से पूछें अब्दुल हमीद कौन था, वो मुस्कुराएगा, वो जिसने फलस्तीन नहीं बेचा। ये एक जुमला है जो उनकी पूरी जिंदगी का खुलासा है। यूरोप ने उन्हें सुर्ख सुल्तान कहा क्योंकि उन्होंने अपनी सल्तनत बचाने के लिए सख्त फैसले किए, लेकिन जो मुसलमान उनके दौर में रहे, जो उनकी रियाया थी, वो उन्हें अबुल अहरार कहते थे, आजादों का बाप। अब्दुल हमीद ने वो किया जो कोई और न कर सका। 33 साल तक एक टूटती सल्तनत को यूरोप के सामने खड़ा रखा। जब सबने कहा कि उस्मानी सल्तनत मर रही है, तब भी ये शख्स लड़ता रहा, नहीं तलवार से, नहीं दिमाग से, सियासत से, सब्र से। तारीख एक अजीब चीज है। वो लोग जो जिंदगी में हारे हुए लगते हैं, वो अक्सर मरने के बाद जीत जाते हैं। अब्दुल हमीद को तख्त से हटाया गया, जलील किया गया, कैद किया गया, लेकिन आज उनकी कब्र पर लोग आते हैं, दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं। और वो लोग जिन्होंने उन्हें हटाया, उनके नाम तारीख की किताबों में गद्दारी के बाब में दर्ज हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की कहानी सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है, ये ईमान की कहानी है, ज़मीर की कहानी है, उस शख्स की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पेशकश ठुकरा दी क्योंकि वो जानता था कि कुछ चीजें बिकती नहीं। फलस्तीन उनमें से एक था। इस्तांबुल के ओक मैदान कब्रिस्तान में एक सादा सी कब्र है, उस पर लिखा है सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। हर रोज लोग आते हैं, तुर्क, अरब, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, और उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। यही एक बादशाह की असल कामयाबी है।